हेलो माय डियर स्टूडेंट, आइए आज नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि क्लास टेंथ का चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमेटिक मैनर so as to produce proper response to the stimulus is called control and coordination। मीन्स बहुत सारे आर्गन हमारे मिल करके आपस में एक सिस्टमेटिक मैनर में वर्क करते हैं। और क्यों वर्क कर रहे हैं? क्योंकि उनको रिस्पॉन्स देना है एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मीन्स बहुत सारे, आप देखिए हमारी बॉडी में अगर कहीं पर भी अगर कोई हम लोग गलती से भी कहीं पिन अगर हमारी पिंच होती है, चुभती है, तो तुरंत झटके से हाथ हटा लेते हैं। तो यहाँ पर कई सिस्टम वर्क कर रहे हैं, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो इस तरह से, या जब भी आप देखिए आप अच्छा फूड देखते हो, आंखें देखती हैं, रिसीव हुआ आंखों से स्टिमुलस, उसके बाद वो फूड देख करके सेलेब्रेशन शुरू हो जाता है। और अभी आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े हो, उसमें अंदर HCl वगैरह, सलाइवा वगैरह, अंदर भी एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट होने लगते हैं। तो यहाँ पर आपस में इंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम ये बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट हैं और पूरी बॉडी पर कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ एक टर्म आया है स्टिमुलस, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टिमुलाई, एक है तो स्टिमुलस और बहुत सारे हैं तो स्टिमुलाई, ये प्लूरल वर्ड होगा। तो स्टिमुलाई या स्टिमुलस होता क्या है, ये अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलाई। मीन्स आप शॉर्ट में कह सकते हो चेंज इन द एनवायरनमेंट इज नोन एज स्टिमुलस। ये कुछ भी हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, चेंज इन प्रेशर हो सकता है, किसी भी तरह का चेंज हो रहा है। अगर आप बैठे हो क्लास में, कोई अचानक टीचर आता है तो वो भी एक चेंज हुआ, अभी तक वो टीचर नहीं था आपकी क्लास में और आप आ गए हैं वो, तो ये एक चेंज माना जाएगा। तो द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर रिस्पॉन्स देखा जाए किस तरह से देते हैं ऑर्गेनिज्म, तो स्टिमुलस इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सब मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट। वो अपने बॉडी पार्ट को मूव कराकर रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे आपको कोई बुलाता है कुछ, आप तो आप बॉडी पार्ट को हिलाते भी हैं या फिर माउथ से, मुंह से आप जवाब देते हैं, मीन्स वॉइस प्रोड्यूस करके। तो किसी न किसी तरह से रिस्पॉन्स देंगे। ज़्यादातर देखा गया है कि यहाँ पर बॉडी पार्ट को मूव करा करके ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स देते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहले ह्यूमन बीइंग में पढ़ लेते हैं, एनिमल्स में पढ़ लेते हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेशन इन प्लांट हम लोग कवर करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन में अगर बात करें तो देयर आर टू सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज इन ह्यूमन। यहाँ दो सिस्टम इन्वॉल्व हैं बहुत अच्छे से, नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम कोऑर्डिनेट करते हैं और पूरी बॉडी पर कंट्रोल करते हैं। अब एक एक करके यहाँ, जैसे एनिमल्स में हम लोग नर्वस सिस्टम कवर कर रहे हैं। एनिमल में नर्वस सिस्टम के लिए ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल्स, अगर एनिमल में बात करें नर्वस सिस्टम की, तो यूनिसेलुलर में तो नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स वगैरह होती नहीं है, क्योंकि न्यूरॉन एक खुद एक सेल है और वो एक बॉडी, जैसे अमीबा में बात करें तो अमीबा डू नॉट हैव न्यूरॉन। अमीबा तो एक ही सेल है और वो सेल सब कुछ कर रही है। मीन्स उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो इरिटेबिलिटी शो करेगा। आप उसको अगर हाई टेम्परेचर दोगे तो उधर से वो भगेगा लो टेम्परेचर की तरफ, उसको हाई लाइट दोगे तो डिम लाइट की तरफ जाएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। वहाँ साइटोप्लाज्म या उसका प्रोटोप्लाज्म इरिटेबिलिटी शो करेगा। मीन्स जो भी यहाँ इम्पल्स हैं ये लिविंग का करेक्टर है तो उसमें भी है, लेकिन न्यूरॉन्स नहीं होती हैं। न्यूरॉन्स आपको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही मिलेंगी। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देख रहे हैं आप ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल्स एक्सेप्ट स्पंज। स्पंज की बात करें तो स्पंज में न्यूरॉन्स नहीं होती हैं और जबकि ये मल्टीसेलुलर है, तो एक्सेप्शनल केस है। हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स टू रिस्पॉन्ड अ स्टिमुलस नोन एज नर्व सेल और न्यूरॉन। तो इसमें एक स्पेशल सेल होती हैं जो रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करती हैं किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट, और जिन्हें हम न्यूरॉन या नर्व सेल कहते हैं। न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स हैं क्या? अ न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। दे हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इन द बॉडी पार्ट्स। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इम्पल्स के ट्रांसमिशन में न्यूरॉन्स हेल्प करती हैं।
न्यूरॉन्स हैव 3 कंपोनेंट, इनमें 3 पार्ट देखे जाते हैं जनरल केस में, सेल बॉडी, साइटोन और दूसरा डेंड्राइट्स और तीसरा एक्सॉन। तो इस तरह से यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर आप 9th में भी पढ़ते हो। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, आपके यहाँ स्ट्रक्चर खूब पूछा जाता है बोर्ड में, तो आइए स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं और उनका फंक्शन भी जान लेते हैं थोड़ा सा यहाँ। इसलिए मैंने इस डायग्राम को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि इसमें आप यहीं पर इसके फंक्शंस को भी समझ लेंगे और कैसे मूवमेंट होता है यहाँ इम्पल्स का, किस तरह से ट्रांसमिशन होता है, ये सारी जानकारी यहीं इसी डायग्राम में कोशिश करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन विद फंक्शंस, तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, जब भी आए आप इसको बना सकते हैं। और न्यूरॉन में आप देखिए तो मैंने अभी 3 पार्ट बताया, सेल बॉडी, इट इज आल्सो नोन एज साइटोन, इट इज आल्सो नोन एज साइटोन। और दूसरा पार्ट मैंने बताया आपको डेंड्राइट्स, ये ब्रांचेज आप जो देख रहे हैं, और तीसरा पार्ट एक्सॉन, जो ये मेन स्टेम जैसा लग रहा है। तो आप एक न्यूरॉन को देखते हैं तो जैसे आपको एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, एक पेड़ दिखता है। ट्री में एक मेन स्टेम है, इसको एक्सॉन कहेंगे। बीच में आप देख रहे हैं ये मेन सेल बॉडी, दिस इज कॉल्ड साइटोन। एंड साइटोन अभी मैंने इसके पहले आपको इसमें भी ये देखिए साइटोन, सेल बॉडी आल्सो नोन एज साइटोन। तो साइटोन, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, ये 3 मेन पार्ट हैं। डेंड्राइट्स होते क्या है, रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर सेल्स, तो यहाँ से रिसीव होंगे सिग्नल, यहाँ से इम्पल्स आएगा अदर सेल से, मीन्स एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन से जुड़ी होती है। और ये कहाँ इसका डेंड्राइट जुड़ा होगा, दूसरी न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल से। तो इसका पहले आइए स्ट्रक्चर कवर करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप ब्रांचेज जो निकली हैं इन्हें डेंड्राइट्स कहेंगे। मेन बॉडी सेल बॉडी है, साइटोन, ऑर्गेनाइजेज एंड कीप्स द सेल फंक्शनल, इसमें साइटोप्लाज्म है, इसी से ये फंक्शनल है सेल। साइटोप्लाज्म अगर ये साइटोन ना हो मेन बॉडी तो वर्क नहीं कर पाएगी। इसमें एक न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा क्योंकि ये एक सेल है और जो कंट्रोल करेगा सेल पर। और आउटर मेम्ब्रेन इसकी सेल मेम्ब्रेन कही जाएगी, जैसे नॉर्मल सेल में हम लोग बात करते हैं। इसमें जो एक नेक यहाँ पर दिख रहा है इसको एक्सॉन हाइलॉक बोलते हैं, जनरेट्स इम्पल्स इन द न्यूरॉन, और ये इम्पल्स को जनरेट करता है न्यूरॉन्स में। आगे जो आप देख रहे हैं एक्सॉन, ये मेन ब्रांच एक्सॉन में आप देखेंगे तो यहाँ ये जो सेल्स दिख रही हैं ग्रीन कलर की यहाँ दिखाई गई हैं, ये स्वान सेल्स हैं। ये देखिए यहाँ लेबलिंग में स्वान सेल्स प्रोड्यूसेस द माइलिन शीथ, और स्वान सेल न्यूक्लियस, स्वान सेल का न्यूक्लियस दिखाया गया है यहाँ, और ये माइलिन को सिक्रीट करती हैं जिससे इनके ऊपर एक कवरिंग बन जाती है जिनको माइलिन शीथ कहते हैं। जहां पर स्वान सेल, दो स्वान सेल के बीच में आप देख रहे हैं माइलिन एब्सेंट है, दिस इज कॉल्ड नोड ऑफ रैनवियर। साइंटिस्ट थे रैनवियर, उन्होंने बताया नोड में, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, नोड में गांठ होती है, जैसे दो इन आप जहाँ से ब्रांचिंग होती है प्लांट में, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर भी कुछ गांठ जैसा दिखता है, इसीलिए इसको नोड बोल देते हैं, नोड ऑफ रैनवियर, जहाँ माइलिन एब्सेंट है। अलाउ डिफ्यूजन ऑफ आयंस, और यहाँ से आयन डिफ्यूज होते हैं एक्सॉन में जाते हैं। तो इस तरह से स्वान सेल्स हो गया, स्वान सेल पाई जा रही हैं एक्सॉन में जो माइलिन सिक्रीट करेंगी और माइलिन शीथ बनाएंगी। माइलिन शीथ जहां पर होगा वहां इंपल्स बहुत तेजी से ट्रांसमिट होगा, तो इंक्रीज द स्पीड ऑफ सिग्नल, सिग्नल की स्पीड को बढ़ा देते हैं माइलिन शीथ, ट्रांसमिशन की स्पीड को बढ़ा देंगे। एक्सॉन देख रहे हैं ट्रांसफर सिग्नल टू अदर सेल एंड ऑर्गन, तो यहाँ से इस तरह से जो पाथ है ये पूछा बहुत जाता है किधर से इंपल्स आते हैं। लास्ट पार्ट आइए देख लेते हैं, एक्सॉन टर्मिनल आप देख रहे हैं लास्ट में नॉब लाइक या बटन लाइक स्ट्रक्चर है, इनको एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, जो जंक्शन बनाती हैं विद अदर सेल। जैसे यहाँ से इंपल्स आएगा डेंड्राइट से, और इंपल्स आने के बाद डेंड्राइट से होते हुए साइटोन, और साइटोन से होते हुए एक्सॉन, एक्सॉन से होते हुए फिर कहाँ जाएगा एक्सॉन टर्मिनल, और एक्सॉन टर्मिनल के बाद कहाँ जाएगा फिर दूसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट्स इससे लगा होगा, जिससे ये फिर दूसरी न्यूरॉन में ये ट्रांसमिट हो जाएगा इंपल्स। तो इस तरह से मैसेज आगे की तरफ जाते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ। तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको तैयार करें। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स एंड साइनेप्स, तो किस तरह से ट्रांसमिशन हो रहा है इंपल्स का और साइनेप्स क्या है या ये समझते हैं। साइनेप्स मीन्स आपको, सिन वर्ड मीन्स फ्यूजन बायो में होता है, और जहां पर दो चीजें फ्यूज करें, दो न्यूरॉन फ्यूज कर रही हो या न्यूरॉन और मसल सेल फ्यूज कर रही हो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना रहा हो, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ देख रहे हैं एक न्यूरॉन का
ये टर्मिनल नॉब है और ये मस्कुलर जंक्शन मसल से अटैच है, यहाँ पर बीच में गैप पाया जा रहा है जिसको साइनेप्टिक गैप बोलेंगे। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना रहा है, या साइनेप्स तब बनेगा जब एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन से टच कर रही हो, मीन्स जहाँ पर गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होगा, दिस इज कॉल्ड साइनेप्स। All information from our environment is detected by the specialized taps of some nerve cells। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हमारी बॉडी पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और वो इन्वायरमेंट से कोई भी स्टिमुलस, कोई भी चेंज हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, किसी भी तरह का, आइज़ हैं, ईयर हैं, स्किन है, ये सब रिसेप्टर हैं जो इम्पल्स को समझ लेते हैं। कोई चेंज होता है तो तुरंत स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, रिसीवर का काम करते हैं, कोई भी चेंज होगा तुरंत ये रिसीव करेंगे। These receptors are usually located in our sense organs such as the inner ear, the nose, the tongue and so on। तो हमारी बॉडी में हर जगह रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं, कुछ टेम्परेचर के लिए, कुछ टच के लिए, कुछ टेस्ट के लिए, कुछ स्मेल के लिए। सो गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया है तो इसको इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। गस्टेटरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट टेस्ट वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट स्मेल। तो इसको दो आप जरूर याद कर लें रिसेप्टर्स, यहाँ आपके एनसीईआरटी में है ये, तो इसको जरूर याद रखेंगे कि टेस्ट के लिए कौन रिसेप्टर्स होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो कि टंग पे पाए जाते हैं, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो कि नोज में होंगे, ये डिटेक्ट करते हैं स्मेल को। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइटिक टिप। और जो भी इंफॉर्मेशन मिली, जैसी स्मेल है, जैसा टेस्ट है, वो कौन लेगा, डेंड्राइटिक टिप पे पहुंचेगा, किसी नर्व, जो वहाँ पर नर्व हैं उनकी डेंड्राइटिक टिप पर पहुंचेगा ये मैसेज ऑफ अ नर्व सेल सेट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होंगी यहाँ पर, सोडियम अंदर जाएगा, पोटेशियम बाहर आएगा, वो सब चीज़ें आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आयंस का एक्सचेंज होगा, केमिकल रिएक्शंस होंगी जिससे इम्पल्स जनरेट होगा, और वो इम्पल्स फिर आगे डेंड्राइट से बढ़ेगा किधर, मेन बॉडी की तरफ, साइटॉन की तरफ। तो आइए इसमें देखते हैं हम लोग। दिस इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइटिक टू द सेल बॉडी एंड देन along the axon to its end। तो साइटॉन से होते हुए एक्सॉन में जाएगा और एक्सॉन से उसके एंड पर पहुंचेगा, टर्मिनल नॉब जिसे बोल सकते हैं, टर्मिनल एंडिंग कह सकते हैं। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप। और एक्सॉन में पहुंचते ही वहां कुछ केमिकल रिलीज होंगे जिन्हें हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर में अगर कोई एग्जाम्पल पूछा जाए आपसे तो आप एसिटिल कोलिन एग्जाम्पल बताएंगे। दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप आर साइनेप्स। और ये केमिकल उस इम्पल्स को लेकर गैप पार कराते हैं, ये केमिकल ट्रांसमिशन में होगा। एंड स्टार्ट ए सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। और वो केमिकल आगे उस इम्पल्स को पहुंचा देंगे दूसरी न्यूरॉन में। दिस इज अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्स ट्रेवल इन द बॉडी। तो कई बार आपके यहाँ बोर्ड में ये पूछा गया है कि किस तरह से इम्पल्स मूव करते हैं, तो आप ये पता होना चाहिए कि डेंड्राइट से रिसीव होंगे, फिर साइटॉन, फिर उसके बाद साइटॉन के बाद एक्सॉन, और एक्सॉन से फिर टर्मिनल नॉब, और टर्मिनल नॉब से फिर नेक्स्ट न्यूरॉन। तो यहाँ पर ये डायग्राम आप जरूर तैयार रखें और कोशिश करें इसकी लेबलिंग भी कर लेंगे। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया है, तो यहाँ लेबलिंग नहीं हो पाई है, लेबलिंग आप लोग कर लीजिएगा बुक से। और यहाँ पर देख रहे हैं टर्मिनल नॉब में बहुत सारे केमिकल, यहाँ साइनेप्टिक वेजाइकल बोलते हैं इनको, जो छोटी छोटी ये आपको दिख रही हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ये साइनेप्टिक वेजाइकल हैं जो एसिटिल कोलिन जिसमें इसमें भरा होता है, और कैल्शियम आयन की मदद से ये एसिटिल कोलिन आगे इम्पल्स को ले जा करके नेक्स्ट न्यूरॉन तक या मसल्स तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह से ये केमिकल ट्रांसमिशन बोला जाता है, जहाँ केमिकल की ज़रूरत है। और बाकी एक तरह का और ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, जिसमें केमिकल की ज़रूरत नहीं होती है। तो उतना आपको यहाँ पर केवल जितना बुक में दिया है एनसीईआरटी आपकी टेक्स्ट बुक में, उतना यहाँ पर कवर होता है। और ये पाथ आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ट्रांसमिशन हो रहा है। और साइनेप्स क्या है, इसलिए इसको हाईलाइट कर दिया हूँ। साइनेप्स जरूर याद रखेंगे। साइनेप्स में आप बताएंगे द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन is known as synapse। सीधी सी डिफिनेशन एक लाइन में, the junction between two neuron is known as synapse and the gap present between these two neuron is called synaptic gap or synaptic cleft।
तो इसमें एक बात यहाँ पर छूट गई है, बुक में नहीं है, न्यूरोट्रांसमीटर पूछा जाता है आपके यहाँ, तो न्यूरोट्रांसमीटर में आप एसिटिल कोलिन बताएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा आपका ये न्यूरॉन के बारे में कवर होता है। आगे हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे कि कितने पार्ट्स होते हैं एनिमल में, और उनमें जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, तो उसमें फिर आगे किस तरह से डिवीजन हुआ है और उनकी क्या फंक्शन है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।